हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर न्यूटन की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ डिस्कस कर ली है। ठीक, मोमेंटम डिस्कस कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम थ्योरेटिकल वाइज जाएं तो आपकी इस पूरी थ्योरी में, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक हमारे अभी बच रहे हैं, वो इसको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, or simply you can say that momentum, and the second topic is recoil velocity of a gun। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब व्हाट इज मीन बाय कंजर्व्ड? कंजर्व मतलब होता है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। आपने पढ़ा होगा एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ा नहीं पढ़ा? एनर्जी इज कंजर्व्ड पढ़ा। ठीक, इसी तरह जैसे कि आपने अभी 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मास इज ऑल्सो कंजर्व्ड। मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह मोमेंटम जो होता है, दो बॉडीज का आफ्टर कोलिजन या इंपैक्ट होने के बाद या एक दूसरे पर फोर्स लगाने के बाद उनका जो मोमेंटम होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। इट मींस जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक, तो उनसे टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम होता है, टकराने के बाद का जो उनका मोमेंटम होता है, वो हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो पहले मैं आपको अगेन इसकी स्टेटमेंट समझाता हूं और फिर डिटेल में ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम रहता है आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो आप लिखेंगे when two or more bodies act on each other, the total momentum of the bodies will remain same। कांस्टेंट मतलब होता है सेम, जो चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। So when two or more bodies act on each other, the total momentum of the bodies will remain same or constant when no external force provided। When no external force, आपने बाहर से कोई भी external force apply नहीं करी है। This is the important condition, when no external force provided। So this is a statement when two or more bodies act on each other, the total momentum of the bodies will remain same or constant, but the condition is that when no external force provided। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, अभी मैं आपको इसका प्रूफ कराऊंगा। जब आप इसका प्रूफ देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल समझाता हूं आपको और इसका एक प्रूफ समझाता हूं, प्रूफ बेसिकली करके दिखाता हूं। तो आप जब आप इसका प्रूफ और एग्जांपल से देखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी बेटा। ठीक, तो पहले तो स्टेटमेंट एग्जाम में आती है तो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व मतलब होता है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। कंजर्व मतलब सेम। मास इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, it cannot be changed, it cannot be created, it cannot be destroyed। अब देखिए, सपोज करिए ये आपने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ए और एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपने बेटा बी। ठीक, सपोज करिए ये दो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं बेटा?
मूव हो रहे हैं। दीज टू ऑब्जेक्ट मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए आप m1, इस ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए आप m2। ठीक, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लीजिए u1 और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लीजिए u2। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये दो ऑब्जेक्ट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए बेटा, कोलाइड हो गए। क्या हो गए बेटा, कोलाइड। दीज टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, ठीक, and they interact with each other, they exert a force on each other according to Newton's third law of motion. If two objects collide, then what will happen? A is exerted a force on B and B is exerted the force on A. They both are exerted force on each other. ठीक, so this is the condition before collision. यहां पर ये दो ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं हुए थे, दिस इज द कंडीशन ऑफ बिफोर कलीजन। क्लियर? एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ आफ्टर कलीजन। अगेन टकराने के बाद क्या हुआ, हम ये सपोज कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद अगेन दे विल मूव विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट कोलाइड होने के बाद v1 वेलोसिटी से मूव हुआ एंड b ऑब्जेक्ट मूव विद वेलोसिटी v2। दिस ऑब्जेक्ट विल मूव विद v2 वेलोसिटी, b ऑब्जेक्ट, एंड a ऑब्जेक्ट मूव विद वेलोसिटी v1। सो दिस इज अ कंडीशन आफ्टर कलीजन। दिस इज अ कंडीशन ऑफ आफ्टर कलीजन। ये किसी कंडीशन है बेटा, आफ्टर कलीजन की कंडीशन है। ये किसी कंडीशन है, बिफोर कलीजन, एंड दिस इज अ कंडीशन ड्यूरिंग कलीजन, जब कलीजन हुआ। ठीक, ड्यूरिंग कलीजन। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जब ये दो ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं हुए थे, जब ये दो ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं हुए थे, तो आप बोलेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन, कोलाइड होने से पहले इन दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम मतलब इस बॉडी का मोमेंटम फाइंड करिए, इस बॉडी का मोमेंटम फाइंड करिए। तो कैसे लिखेंगे इसको आप, m1 u1 प्लस m2 u2। हाउ कैन यू फाइंड द मोमेंटम? Product of mass into velocity. The momentum of A, how can you calculate? The mass of an object is m1 and the velocity is u1. Again, the mass of the B object is m2 and the velocity is u2. So you can write m1 u1 is the momentum of A body, m2 u2 is the momentum of B body. So total momentum you will get m1 u1 plus m2 u2. According to conservation of momentum, this total momentum before collision is equals to total मोमेंटम आफ्टर कलीजन, विच मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि जो मोमेंटम इन दोनों ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले था, वही सेम मोमेंटम इन दोनों ऑब्जेक्ट का टकराने के बाद होगा। टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन, बिफोर कलीजन एंड आफ्टर कलीजन जो मोमेंटम है वो सेम होगा। किसके अकॉर्डिंग? कंजर्वेशन ऑफ momentum के according. When two or more body interact with each other or they acted on each other, what will happen? The total momentum will remain same. Total momentum will remain same. इसका मतलब टकराने से पहले इनका मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम कैसा रहेगा बेटा? सेम रहेगा। This is also called conservation of momentum. Total momentum before striking on the body, or you can say that collision, and total momentum after collision. इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या होगा? इक्वल। इनिशियल मतलब टकराने से पहले, फाइनल मतलब टकराने के बाद। तो इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो आप लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज is equal to final momentum of the bodies when they interact with each other, when they exert a force on each other। ठीक है, तो यहां पर हमने m1 u1 प्लस m2 u2 लिखा,
इस बॉडी का मोमेंटम m1 u1, इस बॉडी का मोमेंटम m2, दोनों को ऐड कर दिए टोटल मोमेंटम। अब बताओ इस केस में मोमेंटम क्या होगा? तो आप बोलेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। क्यों बोला आपने m1 v1? मास तो सेम ही रहेगा, मास m1 ही है, बट वेलोसिटी कितनी है इसकी? a ऑब्जेक्ट की v1, b ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? v2। तो मास सेम है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यही मैं आपको अभी क्या करके दिखाऊंगा बेटा? प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक, तो कैसे प्रूफ करते हैं उसको देखते हैं हम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंपली आपको क्या समझना है कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, टकराती हैं या फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं, तो उनका टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका मोमेंटम सेम रहेगा। ठीक, बट द कंडीशन इज दैट नो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड ऑन दैट। मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, सिर्फ कलीजन की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुई, कलीजन की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है एक दूसरी बॉडीज के ऊपर, वो उसकी वजह से जो मोमेंटम आया दोनों बॉडीज पर टकराने से पहले और टकराने के बाद, वो हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। नो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझनी है। तो अभी एक और बताइए, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हुए थे तो क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई? नो सर, ये तो कलीजन की वजह से एक दूसरे के ऊपर क्या लगाया इन्होंने? फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, इसकी वजह से ही जो मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है, और उसी को क्या करेंगे हम? प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक, तो अभी मैंने एग्जांपल लिया, दो बॉडीज क्या हुई बेटा? कोलाइड हुई थी आपस में। जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड होती हैं तो क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। तो ये ए ने जो बी पे फोर्स लगाया उसको बोला आपने F1, और जो बी ने ए पे फोर्स लगाया उसको बोला आपने F2। तो व्हाट इज F1? फोर्स exerted on B due to A. What is F2? तो आप बोलेंगे फोर्स exerted on A due to B. A ने B पे फोर्स लगाया तो B भी A पर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। A ने अगर B पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो B A पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब इस फोर्स को जरा कैलकुलेट करो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर हमने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला mv माइनस u अपॉन t, पढ़ा हमने फोर्स का फॉर्मूला। तो जब A ने B पे फोर्स लगाया तो A B पर कितना फोर्स लगाएगी? A B पर कितना फोर्स लगाएगी? तो A का मास कितना था? इस ऑब्जेक्ट का मास कितना था बेटा? m1। ठीक, जब A ऑब्जेक्ट ने जब B को कोलाइड किया तो A की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? B। मैंने आपको डायग्राम बताया था अभी, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी रह गई थी? V, और टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी थी? U। तो यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? V। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं V1, और टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? U1। तो m1 v1 माइनस u1 लिख सकते हैं आप। इससे पहले वाला डायग्राम कंफ्यूज हो रहे हैं तो फटाफट बताता हूं। A ये B, टकराने से पहले U1 U2 मास m1 m2, और टकराने के बाद A B, टकराने के बाद वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, मास अभी भी कितना रहेगा? m1 और m2। अब मैंने बोला A ने B पे फोर्स लगाया, जब A ने B पे फोर्स लगाया तो कितना मास एक्सर्ट हुआ वहां पर? कितना मास लगा? m1। A की टकराने के बाद की वेलोसिटी कितनी थी? v1। टकराने से पहले की वेलोसिटी कितनी थी? A की u1। क्योंकि ये F1 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन B। B पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी वजह से? A की वजह से। तो सारी चीजें किसकी लेंगे आप? A की। ठीक, तो A का हमने मास लिया, A की हमने इनिशियल वेलोसिटी ली, और A की ही हमने फाइनल वेलोसिटी ली। फॉर्मूला होता है mv माइनस u अपॉन t। तो हमने लिखा m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। अब मैं आपसे बोलता हूं F2 क्या होगा? अगर A ने B पे फोर्स लगाई है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, B भी A पर इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएगा। उस F2 की वैल्यू क्या होगी? F2 की वैल्यू मतलब B ने A पे फोर्स लगाई तो B का मास कितना था बेटा? m2। B की फाइनल वेलोसिटी v2, B की इनिशियल वेलोसिटी u2,
अपॉन टी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई F1 और F2 की, किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अब हमको मालूम है न्यूटन की थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होती है न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन? F1 किसके इक्वल होना चाहिए सर? माइनस ऑफ F2 के इक्वल होना चाहिए। बताइए सही बात है कि नहीं है? बोलिए। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F1 किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए किसके? F2 के। इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन B ड्यू टू A इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंड अपोजिट टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन A ड्यू टू B। बात समझ में आ रही है इतनी? दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहां पर। बताइए क्या बचेगा? M1 V1 माइनस U1 किसके इक्वल? M2 V2 माइनस U2 अपॉन T, यहां पर भी आएगा अपॉन T, और साथ में क्या चलेगा बेटा? एक माइनस का साइन चलेगा। इक्वल्स टू तो रहेगा ही रहेगा, साथ में किसका साइन चलेगा? माइनस का। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, वरना आपको सोचेंगे ये तीन कैसे लाइन आ गई। ठीक है, इस टाइप से बेटा। ठीक, T से T क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब T से T कैंसिल आउट हो जाएगा तो बताएं क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा M1 V1 माइनस U1 M2 V2 माइनस U2। मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में क्या चल रहा है? एक नेगेटिव साइन भी चल रहा है। साथ में क्या चल रहा है बेटा? एक नेगेटिव साइन। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है? एक नेगेटिव साइन। इसको मैं थोड़ा सा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 माइनस M2 V2। अब इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक माइनस साइन लग रहा है, तो इस माइनस को जब इसके साथ लिखेंगे M2 V2 तो माइनस आ गया, बट माइनस बाहर है और इस माइनस का जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या बचेगा आपके पास? M2 U2। बोलो बात समझ में आ रही है? अब क्या करिए आप, M1 V1, देखिए ये माइनस का चल रहा है M2 V2, इस माइनस M2 V2 को अगर इक्वल्स टू के इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। इस माइनस M1 U1 को अगर आप LHS से RHS की तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास क्या बचा? बोलिए। आपके पास एक इक्वेशन आई, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2। जरा चेक करो, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको अभी इक्वेशन बताई थी वो यही तो बताई थी, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस? आप बोलेंगे यस सर डिफरेंस, यहाँ पे M1 U1 है, यहाँ पर M1 V1 है। बेटा LHS बराबर RHS है तो आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपने क्या प्रूफ कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, टोटल मोमेंटम, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, टोटल मोमेंटम किसके? बिफोर कलीजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन किसके इक्वल? आप बोलेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हो गया होगा कि टकराने के बाद और टकराने से पहले बॉडीज का जो मोमेंटम होता है इट इज ऑलवेज रिमेन सेम और कांस्टेंट। ये इसका प्रूफ है। पहले मैं बताता हूं क्या करना है आपको। ये दो जो पहले स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाए थे वो तीनों डायग्राम बनाने हैं आपको। ठीक है, F1 F2 को लिखना है कि F1 F2 क्या है, तो मैंने बता दिया आपको ये क्या होता है। फिर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां से दो इक्वेशन निकालेंगे आप, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे आप? इक्वल रखेंगे, इक्वल्स टू का साइन। F1 किसके इक्वल है? F2 के, बट नेगेटिव साइन, दोनों को इक्वल रखा। जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो T से T क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचेगा M1 V1 माइनस U1 इज इक्वल्स टू माइनस M2 V2 माइनस U2। M1 का मल्टीप्लाई इधर भी और M2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए। M1 V1 माइनस U1 M2 V2 माइनस U2 को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? M1 V1 माइनस का M1 U1, फिर M2 V2 माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन आ गया। फिर ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस M2 U2। अब मैंने क्या किया था? M1 V1 एज इट इज लिखा हुआ है, बट ये वाला जो माइनस का M2 V2 है इसको
किधर ले गया, RHS से LHS की तरफ ले गया, तो प्लस का साइन चेंज होता है जब भी आप साइड चेंज करते हैं, तो प्लस M2V2। इस माइनस M1U1 को आप इस साइड ले गए तो क्या आ गया, प्लस का M1U1 आ गया। ये इसका प्रूफ है बेटा, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम बात करेंगे रिकॉइल वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था थर्ड लॉ का, जब बेसिकली जब आप किसी भी गन से बुलेट फायर करते हैं तो क्या होता है, आपको एक जर्क लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, आपके शोल्डर पर क्या लगता है, एक जर्क लगता है, तो आपकी बुलेट जो आपकी गन होती है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है जब उसमें से बुलेट बाहर निकलती है, तो आप बोलेंगे सर बुलेट हमारे हाथ पे एक झटका देती है, एक जर्क देती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो गन है वो भी किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तभी तो आपको जो जर्क लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस वेलोसिटी से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जिस वेलोसिटी से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, उसी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। ये आपने ट्रिगर दबाया, बुलेट बाहर निकली, जैसी बुलेट बाहर निकली क्या होगा, बुलेट भी गन पे फोर्स लगाएगी। बुलेट जब गन पे फोर्स लगाएगी तो गन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। जो आपने ट्रिगर पे बेसिकली प्रेस किया उससे जो बुलेट बाहर निकली वो क्या था, एक्शन। बट बुलेट भी जब गन पे फोर्स लगाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो जिस वेलोसिटी से आपकी गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है उसको ही हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। समझ में आ गई बात। अब ये आपको फाइंड करनी है। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन फाइंड करने के लिए तो यहां पर आपने क्या ले लिया बेटा, एक ये गन, ठीक है, कुछ ज्यादा स्पेशल गन बन गई मेरे से, ठीक है, दिस इज गन, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं, वरना कहेंगे सर इस डायरेक्शन में क्या, ठीक है साहब। ये आपकी गन है, ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रिगर, ठीक है, ये आपने ट्रिगर को प्रेस किया, क्या हुआ बेटा, ट्रिगर में से क्या होगी, बुलेट बाहर निकल गई आपकी बुलेट, ठीक है। अब बुलेट जिस वेलोसिटी से चल रही है वो स्मॉल v मान लीजिए, ये एक काम करते हैं v1 मान लीजिए, कितनी मान लीजिए, v1। और जिस वेलोसिटी से आपको जर्क लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मान लीजिए v2। क्या मान लीजिए बेटा, v2। तो व्हाट इज v2, तो आप बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी। अभी समझा दिया मैंने, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी से जो बुलेट मूव कर रही है, जो आपने शॉट मारा बेसिकली, ठीक, गन में से जो बेसिकली शॉट निकला, जो बुलेट निकली, उसको हमने बोला v1, उसकी वेलोसिटी बोली v1। तो व्हाट इज v1, वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इस गन का जो मास है वो आप मान लीजिए m1, कितना मान लीजिए बेटा, m1। और जो बुलेट का मास है उसको मान लीजिए आप m2। तो m2 क्या है बेटा, मास ऑफ बुलेट, और m1 क्या है बेटा, मास ऑफ गन। चार चीज समझ में आ गई बेटा आपको। यहाँ पे चार चीज क्या है, एक है हमारे पास m1, एक है v1, एक हमारे पास m2, एक v2। समझ में आ गया। व्हाट इज m1, m1 इज द मास ऑफ द गन। व्हाट इज v1, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, अगर इसका मास m1 मान रहे हैं बेटा तो ध्यान रखें इसकी वेलोसिटी को क्या बोले, v1, ठीक है। अगर बुलेट का मास m2 अगर आप बोल रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे बेटा, v2। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे इंटरचेंज मत कर देना एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अगर इसको m1 बोला है तो इसकी वेलोसिटी को आप v1 कहेंगे। अगर आपने बुलेट के मास को m2 बोला है तो इसकी वेलोसिटी को v2 बोलेंगे। और कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको ही m1 बोलें। अगर आप इसको m2 बोल रहे हैं तो यहाँ पर v2 लिखना पड़ेगा, अगर आप इसको m1 बोल रहे हैं तो यहाँ पर v1 लिखना पड़ेगा। ये हम इसके लिए फ्री हैं, आप कुछ भी टर्म ले रहे हैं तो उसके लिए आप फ्री हैं। बट ध्यान रखने वाली बात, अगर जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ m1 है तो यहाँ v1 आना चाहिए, यहाँ m2 है तो यहाँ v2। अगर यहाँ m2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा,
V2 आएगा, अगर यहाँ M1 लिखें तो यहाँ क्या आएगा, V1 आएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो M1 V1 M2 V2 हमने यहाँ पे बता दिया आपको। तो अगेन मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे व्हाट इज M1, तो आप बोलेंगे सर M1 मास ऑफ द गन। व्हाट इज V1, तो आप बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी। व्हाट इज M2, तो व्हाट इज M2, मास ऑफ बुलेट। व्हाट इज V2, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ये वाली बुलेट नहीं है जो अभी से आप सपने देख रहे हो कि फटाफट बुलेट मिल जाए, है ना। ओके, बट आजकल पतले पतले से लड़के, एकदम पतले पतले से लड़के बुलेट चला रहे, क्योंकि क्या है उनमें सेल्फ, क्या है बेटा, सेल्फ स्टार्ट है। जब आप किक से अगर बुलेट स्टार्ट करेंगे तब मालूम पड़ेगा कितना दम है आपके अंदर, है ना। बहुत ताकत चाहिए होती है उसको किक को मारने के लिए, तब जाके स्टार्ट होती है। लेकिन जब से सेल्फ आया है कोई टेंशन नहीं, ये पतले पतले से बच्चे, है ना, गिर गए तो उठ भी नहीं पाएगी बुलेट उनसे। अगर बुलेट गिर गई उनसे तो उठ भी नहीं पाएगी, इतनी भारी होती है बुलेट। ठीक है, बट यहाँ पर हम किस बुलेट की बात कर रहे हैं, गोली की बात कर रहे हैं जो गन से फायर्ड हो रही है। ठीक है बेटा, अब एक और बताइए, जब आपने ट्रिगर प्रेस ही नहीं किया तो क्या बुलेट बाहर निकलेगी? ठीक है, गन एक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सिर्फ आपने अभी गन को पकड़ा हुआ है, अभी आपने ट्रिगर को प्रेस नहीं किया। जब ट्रिगर को प्रेस नहीं करेंगे तो बुलेट बाहर निकलेगी क्या? ठीक है, जब बुलेट बाहर नहीं निकलेगी तो आपको एक बैकवर्ड जर्क फील होगा क्या? नहीं होगा। तो कुछ रिकॉइल वेलोसिटी होगी क्या? नहीं होगी। तो आप बोलेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग या बिफोर फायर लिख दीजिए। क्या होगी इसकी वैल्यू बेटा बताओ? 0। एक काम करते हैं, फायरिंग सही वर्ड है, फायरिंग लिख देते हैं, बिफोर फायरिंग। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? 0 होगी। क्यों होगी 0? चलिए चेक करते हैं। M1 क्या है बेटा? मास ऑफ द गन। टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी है, मास ऑफ द गन, इसकी वैल्यू मान लीजिए U1 प्लस M2 इंटू U2। इस वैल्यू को 0 बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? टकराने से पहले रिकॉइल वेलोसिटी U1 मान लिया आपने, और सॉरी टकराने से पहले बोल रहा हूँ, फायरिंग से पहले वेलोसिटी U1 मान ली और फायरिंग से पहले बुलेट की वेलोसिटी U2। अब बताओ U1 U2 कुछ है क्या? सर U1 की वैल्यू 0 है, U2 की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि आपने फायर किया ही नहीं अभी। जब फायर किया ही नहीं तो ये बुलेट निकली नहीं, जब ये बुलेट निकली नहीं तो इसकी वेलोसिटी 0 है, और जब इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील हुआ ही नहीं। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फील नहीं हुआ तो उस गन की रिकॉइल वेलोसिटी भी 0 होगी बिफोर फायरिंग। दैट्स व्हाई M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? बट सर जब आप गन को फायर करेंगे तो किसके इक्वल रखेंगे इस वैल्यू को? तो आप इसको रखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2। What is this M1 V1 plus M2 V2? This is the total momentum after firing। जब आपने फायरिंग करी, जब आपने ट्रिगर प्रेस किया, बेसिकली बुलेट बाहर निकली। जब बुलेट बाहर निकली किस वेलोसिटी से? V2 से। उसका मास कितना था? M2। तो इसका मोमेंटम M2 V2। जैसे ही बुलेट बाहर निकली तो क्या हुआ? एक बैकवर्ड जर्क लगा, गन एक बैकवर्ड डायरेक्शन में गई। जब गन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो किस वेलोसिटी से गई? V1 वेलोसिटी से गई। उसका मास कितना था? M1। तो इसका इस गन का मोमेंटम फायरिंग के बाद कितना? M1 V1। फायरिंग के बाद बुलेट का मोमेंटम M2 V2। और ये किसके इक्वल? टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग कितना बता दिया आपने? 0। तो M1 V1 प्लस M2 V2 किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो यहां से M1 V1 किसके इक्वल? M2 V2 के इक्वल। यहां से V1 किसके इक्वल? सॉरी माइनस साइन भी आएगा बेटा। देखो M1 V1 प्लस M2 V2 0। इस टर्म को 0 के इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? प्लस से किस में चला जाएगा? ये माइनस में चला जाएगा। तो माइनस M2 V2 अपॉन में देखो M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू 0। देन M1 V1 इस टर्म को इधर ले गया, माइनस ऑफ M2 V2। अब मैं चाहता हूं V1 फाइंड करना। आपको एक्चुअली फाइंड करना क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। मतलब आपको V1 चाहिए, तो V1 निकालने के लिए इस टर्म को किस में ले जाएंगे? अपॉन में ले जाएंगे।
तो V1 किसके इक्वल आ गया बताएं? V1 किसके इक्वल आ गया बोले? माइनस M2V2 अपॉन M1, माइनस M2V2 अपॉन M1। अब यहां पे मैं इसको रफ कर रहा हूं और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आया वो क्या आया बेटा हमारे पास? देखो सिंपल सी स्टेप में बता देता हूं आपको। जब ये अगर ड्राइव करने के लिए आता है तो आपको लिखना है M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू 0। फिर आपको लिखना है M1 V1 इज इक्वल्स टू माइनस M2 V2 और आपको निकालना है V1 तो आ जाएगा माइनस M2 V2 अपॉन M1। ये फॉर्मूला होता है हमारा रिकॉइल वेलोसिटी का। ठीक है, व्हाट इज V1? ये आपकी रिकॉइल वेलोसिटी है। व्हाट इज V1? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। M2 क्या था बेटा? मास ऑफ बुलेट। V2 क्या था? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अपॉन में क्या आएगा? M1 क्या था? मास ऑफ गन। तो अगर आपको क्वेश्चन में मास ऑफ गन गिवन है, मास ऑफ बुलेट गिवन है और वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। वेरी गुड, आपको मास गिवन होगा, बुलेट का मास गिवन होगा, बुलेट की वेलोसिटी गिवन होगी, बट ये सर यहां पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन? द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट व्हेन द bullet is fired from the gun, then it means the gun is moving in backward direction। इस वजह से आपकी देखिए बुलेट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट जो गन की वेलोसिटी है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। जब गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अपोजिट है, इस वजह से यहां पर क्या आ रहा है बेटा? माइनस साइन आ रहा है। सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन इज मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से यहां पर क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। दैट गन, क्या लिख सकते हैं? गन, और सिंपली गन की जगह आप यूज करिए वर्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जो भी आपकी बुलेट की जो वेलोसिटी थी उसके रेस्पेक्ट में जो गन की वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज और समझाता हूं मैं। जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है M1 के। इसका मतलब रिकॉइल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन। इसका मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए बेटा आपको ये। इसका मतलब अगर आपके पास एक हैवियर गन है, आपके पास एक हैवियर गन होगी, तो उस कंडीशन में जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी, जो आपको जर्क लगेगा वो कम लगेगा। अगर आपके पास लाइटर गन है जिसका मास कम होगा, उस कंडीशन में आपको रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब आपको ज्यादा जर्क लगेगा क्योंकि स्पीड से आएगा। जितना स्पीड से जर्क लगेगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। तो जनरली आपने देखा होगा जब भी आप जो बड़ी गन्स होती हैं जनरली उनको आप कहाँ रखते हैं? शोल्डर पे रखते हैं। वाई यू प्लेस दैट गन इन शोल्डर? इसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी का मास और गन का मास पूरा एक तरीके से ट्रीट होना चाहिए। इट शुड बी अ सेम। द मास ऑफ द गन एंड द मास ऑफ योर बॉडी रिमेन्स अ वन ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा जो एक अलग अलग ये दो ऑब्जेक्ट हैं जैसे गन और पर्सन, तो अगर जब आप उस गन को शोल्डर पर रखते हैं तो इस एक तरीके से शुड बिहेव लाइक अ वन बॉडी। ठीक है, तो ओवरऑल मास क्या कर दिया आपने गन का? जैसे ही आपने गन को कंधे पे रखा तो ओवरऑल मास क्या हो गया? बढ़ गया। जब ओवरऑल मास बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिलेशन कैसा? इनवर्स। इसको इंक्रीज करने से रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था बेसिकली रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम, फिर कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक छोटा सा कंसेप्ट। अगर फोर्स का फॉर्मूला आपका मास इनटू एक्सेलरेशन है, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन क्या है बेटा, पॉजिटिव आती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगी? जब चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। 5 मीटर टू 5 मीटर पर सेकंड से किधर गए बेटा आप? कितनी स्पीड बढ़ाई? 10 मीटर पर सेकंड। 10 से 15, 15 से 20, तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू u से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर v की वैल्यू u से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या आता है बेटा? पॉजिटिव आता है ना। और छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव। ठीक, तो इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन फोर्स भी कैसी आएगी बेटा आपकी? पॉजिटिव आएगी। फोर्स भी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। सो ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट केस, ठीक है बेटा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी भी उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में बेटा? पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में बॉडी कर रही है, तो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव, एंड द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम सेकंड केस देखते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको? रिटार्डेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डी एक्सेलरेशन। इस केस में और एक इंपॉर्टेंट चीज, वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इस केस में वेलोसिटी क्या होगी बेटा? इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा? वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। 40 टू 20, 20 टू 10, 10 टू 0। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है तो आपकी फोर्स भी नेगेटिव आती है। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी डिक्रीज होने से उस पर फोर्स इज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स इज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहां पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? सेम डायरेक्शन में। फोर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन। फोर्स एक्ट इन सेम डायरेक्शन। और यहां पे फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस फोर्स को हम रिटार्डिंग फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? रिटार्डिंग फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव। ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑब्जेक्ट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है तो ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। फोर्स इज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर हमने अपना थ्योरी पार्ट, क्या कर लिया बेटा? कंप्लीट कर लिया है। अब अगेन क्या करने वाले हम? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट, साथ में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, एंड देन एनटीएससी एंड कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। तो आपका काम क्या है अब? प्रॉपर इस चैप्टर के नोट्स बनाना, प्रॉपर सारी थ्योरी को अच्छे से समझना और उसको लर्न करना। ठीक है बेटा। फिर हम इसके अब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, लर्न करिए। टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम।